हाँ बच्चों, तो मैं हूं आनंद सर और आप लोगों का स्वागत करता हूं एग्जाम पाठशाला पे। और फिर पहला साल आ गया है। मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आप लोगों को अगर कुछ करने की चाहत हो दिल में, तो जितने भी मुश्किलें आएगी ना, अपना रास्ता छोड़ देगा, आपका रास्ता फ्री कर देगा, आपके रास्ते से हट जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको पढ़ा रहा था, पहले पाचन तंत्र कंप्लीट कर दिया। अब अभी हम आ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। आप ये देख रहे हैं डायग्राम, ये श्वसन तंत्र का है। एक आदमी है और उसके अंदर जो श्वसन तंत्र है, देखिए फेफड़ा वगैरह सब है, जो हमारे श्वसन तंत्र का भाग है, पार्ट है। इसके बारे में पढ़ाएंगे, बाकी और बहुत सारे चीज आपको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि श्वसन तंत्र में हम इतना देखते हैं कि सिर्फ फेफड़ा से संबंधित, नाक से जो हवा जाती है फेफड़ा और फेफड़ा से वापस आता है, हम श्वसन तंत्र के बारे में इतना ही जानते हैं। एक धारणा बन गई है, लेकिन नहीं। श्वसन तंत्र का अर्थ यह हुआ कि नाक से हवा लेने के बाद फेफड़ा तक जाता है वो सारे रास्ते, उसके बाद फिर इन हवाओं या गैसों का परिवहन होता है, और उस परिवहन के बाद जो होता है फिर वापस अंदर में आंतरिक श्वसन होता है कोशिका में, और उसके बाद फिर वापस आता है, तब जाकर के सारे का सारे उसको बोलते हैं हम श्वसन तंत्र। तो पहले श्वसन क्या है, तो श्वसन होता क्या है? तो श्वसन के बारे में यह समझिए कि इंसान के लिए या किसी भी जीव के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकताएं होती है जीने के लिए। अगर हम ऑक्सीजन नहीं ले तो हम नहीं जी पाएंगे। तो ऑक्सीजन लेने के बाद जब वो शरीर में जाता है और हम भोजन करते हैं, तो भोजन जब शरीर में जाता है कोशिका के अंदर, तो ऑक्सीजन और भोजन में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज होता है उससे संयोग होता है, या समझिए उसका जो वहां ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज टूटता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एटीपी बनाता है और ऊर्जा का जो है वहां मुक्त होती है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी मुक्त होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन। सारे प्रक्रिया जो है इसको हम श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन क्या होता है, तो उसमें होता कैसे? उसमें सामान्य ताप चाहिए, कई जो है एंजाइम मिला होता है, ऑक्सीजन सब मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड जल का उत्सर्जन करता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, तो ऊर्जा की भी मुक्ति होती है और उस ऊर्जा को हम शरीर में यूज करते हैं। तो सवाल है कि श्वसन कितने प्रकार के, श्वसन का भी प्रकार होता है। अब जरा देखिए, तो ये मैं बना के रखा हूं आप सबके लिए श्वसन तंत्र। एक होता है श्वसन, फिर श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो श्वसन में बताया अभी आपको कि श्वसन के बारे में बता दिया कि सांस लेने की प्रक्रिया, अंदर में परिवहन जो होता है इसकी प्रक्रिया, अंतिम में जाकर के क्या होता है श्वसन में कि हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की मुक्ति होती है और उस ऊर्जा का हम यूज करते हैं अपने शरीर में। तो अब यह है श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो और एक और चीज में है, श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी हो सकता है, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे कि अनुपस्थिति और उसको हम ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले है श्वसन, तो हो गया। ये श्वसन क्या हुआ, तो O2 की उपस्थिति
में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ठीक है। भोज्य का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। अब देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं, तो संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है उसको हम 3 भाग में बांटते हैं। एक हो गया बाह्य श्वसन और गैसों का परिवहन, और तीसरा हो गया आंतरिक श्वसन। ये 3 प्रकार का हो गया। देखिए अब बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में कहां से कहां तक आएगा, और गैसों का परिवहन क्या कहलाता है, और आंतरिक श्वसन क्या होता है, ये सारे चीज पे हम आपको डिटेल्स करेंगे, जो जानकारी देंगे। तो बाह्य श्वसन में यह होता है कि हम जो सांस लेते हैं वायुमंडल से, और ये वायुमंडल से जो नाक से लेते हैं, नाक से होते हुए जिस रास्ते से जाकर के फेफड़ा के अंदर पहुंचता है, और वहां गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। यानी किसके साथ, तो ब्लड के साथ। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ हम क्या होता है, आप इसको लिख भी लीजिए, एक्सचेंज होता है। अब पुनः वहां से एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजन होता है वो चला जाता है शरीर के अंदर, ब्लड में। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पुनः फेफड़ा में आ जाता है, और पुनः जो उसके रास्ते में फेफड़ा से निकल के क्या होता है, मतलब नाक वाला जो रास्ता है, मार्ग है, और पुनः वो फेफड़ा से होते हुए, ट्रैकिया होते हुए पुनः वायुमंडल में चला जाता है। ये सारे प्रक्रिया को हम कहेंगे बाह्य श्वसन। हवा को लेना और पुनः हवा को छोड़ना, उसको हम बाह्य श्वसन के अंतर्गत लाएंगे। अब जरा देखते हैं, अब बाह्य श्वसन का देखिए कि बाह्य श्वसन में क्या है। बाह्य श्वसन में भी 2 प्रकार का होता है। बाह्य श्वसन में यह है श्वासोच्छ्वास और गैसों का एक्सचेंज। तो श्वासोच्छ्वास क्या हुआ, हम शरीर फेफड़ा में, नाक से फेफड़ा में हवा को हम भरते हैं, अब पुनः हवा को हम छोड़ते हैं। तो ये सारे प्रक्रिया जो हो गया, और उसके बाद जो है फेफड़ा में फिर गैसों का विनिमय भी होता है वहां पे। ये सारे प्रक्रिया को हम कहेंगे बाह्य श्वसन। अब बाह्य श्वसन में आता है श्वासोच्छ्वास, इसको आप लिख लीजिए या आप ले अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय, ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और श्वासोच्छ्वास भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है निश्वसन, एक होता है उच्छ्वास, यानी कि एक्सपीरेशन, एक होता है इंस्पिरेशन, लिखा हुआ है। तो अब श्वासोच्छ्वास क्या हुआ, तो श्वासोच्छ्वास में हम वायुमंडल से नाक के द्वारा हवा का ग्रहण करते हैं। आप एक चीज और, चूंकि अंदर में जो कैविटी होता है या वक्षगुहा होता है उसको फैलता है, डायग्राम नीचे में डायग्राम होता है अंदर में, तो अंदर हवा घुसता है, ठीक है। और अंदर बताया जाएगा क्या है डायफ्राम में, कैसे आपको फैलेगा। पेशीय तंत्र होता है जो अंदर से वो फैलता है, और जब फैलता है तो उसमें आयतन कम हो जाती है, ज्यादा हो जाता है, और वायु दाब घट जाता है, तो वायु अंदर से बाहर से जो अंदर जाता है। अब पुनः फेफड़ा जो ये डायग्राम जो सिकुड़ता है अंदर में, और सिकुड़ने के क्रम में क्या होता है, तो आयतन फिर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वहां वायु दाब ज्यादा हो जाता है, और हवा जो है बाहर नाकों से वापस आ जाता है, नासिका मार्ग से। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले तो वायुमंडल में मुख्य गैसें कौन है, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन जो कितनी है 78%, ठीक। ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन करीब करीब 20.9%, या हम उसको 21% के रूप में हम ले सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, CO2, तो CO2 है 0.03%, 0.03%। अब ये है तो इसमें ये कहा जाएगा
कि नाक से जो हवा लेते हैं हम, उसमें नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ये लेने के क्रम में। अब लेने के बाद जब हवा अंदर जाती है तो गैस का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है ना। तो हम पहले निश्वसन हो गया कि नासिका मार्ग से होते हुए अंदर लेता है। जब आगे पढ़ाएंगे तो हम पूरा का पूरा डायग्राम के बारे में बताएंगे और ये कहाँ कहाँ से अंदर तक जाता है हवा, ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात स्वच्छावास, यानी कि हवा लेना और हवा छोड़ना, तो स्वच्छावास। इसके बाद लेने के बाद क्या हुआ, तो एवियोली में जाने के बाद विसरण के माध्यम से क्या होता है, विसरण के माध्यम से गैसों का विनिमय होता है। तो विनिमय बात की बात है, तो श्वसन हुआ उच्छ्वास, उसमें जो गैसों का विनिमय के बाद जो CO2 हमारे फेफड़ा में जो आता है, उसके बाद बाहर की जो आता है तो फेफड़ा से हवा छोड़ते हैं, उसको हम बोलेंगे उच्छ्वास। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जब हम ऑक्सीजन, जब हम श्वसन लेकर के बाहर हवा निकालते हैं फेफड़ा से, उस स्थिति में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, तो छोड़ने वक्त, ठीक है, लेने वक्त सांस लेना, देखिए सांस लेने वक्त जो है ये होता है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो 78% ही क्या होता है, 78% ही नाइट्रोजन होगा, कि नाइट्रोजन का हमारे शरीर यूज नहीं किया। लेकिन जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो 4% ऑक्सीजन क्या हो जाता है, यूज कर लेता है। तो जब 4% ऑक्सीजन यूज हो जाता है तो कितना आता है वापस, तो 17% कहाँ यूज होता है, क्योंकि जहां गैस का विनिमय होता है फेफड़ा के अंदर, वहां पे जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4% ऑक्सीजन को क्या करता, अवशोषित कर लेता है, मतलब उसके साथ ना संयोग करके अणु बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब क्या हुआ, तो कितना हो गया, 17%, और ये कितना 4%। क्योंकि शरीर में जो, शरीर के अंदर जो आंतरिक शोषण हुआ और वहां जो ATP ऊर्जा मुक्त हुआ, ऑक्सीकरण हुआ भोजन का, वहां पे 4% के आसपास जो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना और फेफड़ा में आपका पुनः वह छोड़ दिया, और हवा हम क्या क्या वायुमंडल में अपना नाक से हवा छोड़ दिए। तो क्या हुआ, 4% कार्बन डाइऑक्साइड, 17% ऑक्सीजन। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको ये ज्यादा डिटेल्स बता दिया। अब थोड़ा हम आगे, उच्छ्वास छोड़ दिया, अब थोड़ा सा आगे आते हैं गैसों का। अब क्या है, गैसों का विनिमय, जब शरीर में हम हवा लेते हैं तो गैसों का विनिमय कहां होता है, तो हम पढ़ेंगे आगे कि ट्रेकिया होते हुए, ब्रोंकियोल होते हुए एक एवियोली होता है। तो एवियोली में जाकर के फेफड़ा के अंदर, जैसे हम देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये एवियोली है, आप देखिए नाक से होते हुए हवा क्या है, ये ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया से जाकर के ये ब्रोंकियोल हो गया, ये ब्रोंकी हो गया, ब्रोंकी जो है ट्रेकिया बढ़ जाएगा 2 भाग में। इसके बाद क्या गया, ब्रोंकी हो गया, फिर छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ये नली है वो ब्रोंकियोल्स हो गया। और ये देखिए लास्ट में जो है कुप्पी की तरह, तो उसको एयर सैक या एवियोली के नाम से जानते हैं। छोटे 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 करीब 300 करोड़ होता है एवियोली, ये वायु कोश होता है, कोष्ठक होता है। एक कोष्ठक में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ एक्सचेंज होगा वहीं पे, यानी गैसों का आदान प्रदान होगा। जो हीमोग्लोबिन में जो कार्बन का, जो हीमोग्लोबिन या रक्त के साथ जो भी आया होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होगा, फेफड़ा में छोड़ देगा। अब फेफड़ा में के अंदर जो एवियोली में जो ऑक्सीजन होगा उसको अपने में संयोग कर लेगा। तो यही आदान प्रदान को हम गैसों का क्या कहेंगे, विनिमय कहेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बोलेंगे। तो कहां होता है, तो देख लीजिए एवियोली में।
गैसों का विनिमय पूछेगा तो कहां होगा, एबियोली में। किसके साथ, तो हीमोग्लोबिन या ब्लड के साथ बोल सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं। गैसों का विनिमय, अब सवाल यह है कि क्वेश्चन पूछाता है कि गैसों का विनिमय किस प्रक्रिया के तहत होता है। तो देखिए विचलन प्रवणता के कारण होता है। किस कारण होता है, विचलन प्रवणता। क्यों, क्योंकि ये जो एबियोली है, एबियोली में ज्यादा क्या होता है, ज्यादा ऑक्सीजन हो जाता है और रक्त में कम ऑक्सीजन हो गया, तो जब फेफड़ा में आता है तो हीमोग्लोबिन से टूट जाता है। हीमोग्लोबिन हो गया, उसमें और तरीका से प्लाज्मा से भी आता है और तरीका से आता है। तो क्या होता है वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि वातावरण में कम होता है और ब्लड में ज्यादा होता है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, वो टूट जाता है और यहां ऑक्सीजन का संपर्क कर लेता है। क्यों, इसमें क्या होता है, विचलन, क्योंकि वायु कोष्ठक में जो कुपिका होती है उसमें कम होता है, जबकि ये जो शिराएं होती है, शिरा वाला जो कुपिका होती है, केशिकाएं होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने के कारण और वायु कुपिका में कम होने के कारण अंतर पैदा हो जाता है। वो दाब में अंतर हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है फेफड़ा के अंदर वापस वायु कोष में, और वायु कोष का जो ऑक्सीजन है वो चला जाता है कहां पे, तो हीमोग्लोबिन संयोग। तो कैसे, उसी स्थिति में देखिए 100 mmHg जो है एबियोली में जो कितना दाब होता है, 100 mmHg होता है एबियोली में, मतलब एयर सैक्स में, ठीक है, सैक में। और ये जो एबियोली में कितना होता है, इसमें O2 एयर सैक, ये एबियोली, उसमें जो कुपिका होता है, ये एबियोली ये हुआ कि जो केशिकाएं हुआ उसमें जो आता है उधर से रक्त जो जिसमें है सेल केशिकाएं होती है, तो सेल केशिका में 37 होता है। एबियोली में एयर सेक में कितना होता है, एबियोलर एयर, एबियोली, तो एबियोली एयर जो होता है कुपिका होता है, जबकि ये जो होता है ये फेफड़ा का जो मांसल भाग होता है, ये हो रहा है। तो 100 और 37 का अंतर होता है, जिसके कारण विचलन पैदा होता है, ठीक है। CO2 में क्या होता है, तो 46 mm एबियोली में, साथ ही साथ एयर एबियोली एयर में जो होता है, क्या एबियोलर एयर में होता है 40 mg, इसमें भी अंतर है। तो ई वाला भी आप याद रख लीजिएगा कितना कितना mmHg रहता है, जिसके कारण विचलन जो है प्रवणता उत्पन्न होता है, यानी कि उसका दाब में अंतर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चले आएंगे, इसको लिख लीजिए, हाँ, तो बोला, तो चलिए टाइम लिख लिया, हाँ। तो देखिए ये क्या है, अब हम जो पढ़ाएंगे ये आपका जो हवा जो है वातावरण से जो है गैस है वो कहां जाता है, नाक में, और नाक से किस रास्ते से होकर के किस रास्ते से, उसकी संरचना पर हम जो चर्चा हो रहे हैं, श्वसन तंत्र के बारे में हम बताएंगे कि वैसे श्वसन तंत्र तो फेफड़ा से लेकर भी हो गया, आपका ब्लड का जो परिवहन हो गया ये भी हो गया, इसके बाद आपका आंतरिक श्वसन हो गया ये भी हो गया, सारा में क्या हो गया, सारा को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र के नाम से जानेंगे। लेकिन बाहरी श्वसन तंत्र जो होता है ना, हम ये वाला जो डायग्राम है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बाहरी जो ह्यूमन का बाहरी श्वसन तंत्र उसको बोलेंगे, जिसमें क्या है, देखिए इसमें पहले हवा नाक में जाती है, ठीक है, नाक के बाद क्या होता है, यहाँ ग्रसनी होता है, फिर हवा ग्रसनी में जाती है, एक यहां पे आपका लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स के पास हवा जाती है, लेरिंग्स क्या है ये बताएंगे। उसके बाद एपिग्लोटिस यहां होता है, लेरिंग्स के पास, क्योंकि एपिग्लोटिस के पास ही लेरिंग्स होता है। और इसके बाद ये जो देख रहे हैं ये ट्रेकिया वाला भाग है, क्या ये ट्रेकिया, इसको हम श्वास नली बोलेंगे।
और श्वास नली जा करके पहले एक जाता है, उसके बाद दो भागों में श्वास नली बट जाता है। ट्रेकिया क्या होता है, बट जाता है, सामान्य रूप में बता रहा हूं भी। उसके बाद देख रहे हैं छोटे छोटे जो नलिकाएं हैं, छोटे छोटे नलिकाएं में बट जाती है, इसको हम बोलेंगे ब्रोंकी। अब ब्रोंकी जो थोड़ा सा मोटा जो है उसको ब्रोंकी बोलेंगे। इसका भी शाखाएं बन जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल बोलेंगे। अब ब्रोंकियोल बाहर और आगे जब बढ़ता है तो एक कुपिकाएं, लास्ट में एक कुपिकाएं होती है, देख रहे हैं, ये थोड़ा सा फुक्का की तरह कुपिकाएं होती है। उस कुपिकाएं को हम कहेंगे एबियोली या एबियोल्स। क्या कहेंगे, एबियोल बोलेंगे या एबियोल्स बोलेंगे, ठीक है। या एबियोली भी बोलेंगे या फिर एबियोल सैक भी बोला जाता है। वायु कुपिकाएं होती है, हिंदी में कोष्ठक बोलेंगे, उसमें हवा भर जाती है, ठीक है। तो अब आगे यहां क्या होता, तब आगे अब बताएंगे नाक। देखिए आपका कहां कहां से जाता है वह, तो श्वसन तंत्र में, नासिका में, नासिका के बाद स्वर तंत्र, ईश्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्वास नली, ट्रैकिया, ब्रोंकाई हो गया आपका, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल हो गया, और एबियोल। ये सारा चीज जो है ना, ये फेफड़ा में भी आ जाता है, ठीक है। अब आगे चलिए, हम सबसे पहले बताएंगे कि हम नासिका, नॉस्ट्रिल्स के बारे में हम बता रहे हैं कि ये भाग देख रहे हैं, ये ऊंचा हुआ भाग, ये भाग हम नाक बोलेंगे, नासिका बोलेंगे। इसका दो छिद्र होता है इसमें, और एक बाहर वाला भाग में नहीं मिलता, एक अंदर वाला भाग में मिलता है। तो बाहर वाला जो ये जगह है उससे हवा बाहर आता है, और उसके अंदर जो होता है यानी कोष्ठक होता है, इसमें क्या होता है, तो रोम पाया जाता है, बाल पाया जाता है। ये बाल क्या करता है, तो बाहर से आने वाले जो हवा में धूलकण मिला रहता है, साथ ही साथ कुछ जो जीवाणु भी होते हैं उसको छान लेता है, खास के धूलकण को करता है, छान लेता है, और शरीर के अंदर जाने से उसको रोकता है। इसके अंदर जाएंगे, और ये जो नासिका है अंदर में खुलता है, ये इस भाग को बोलेंगे, एक तो बाहर वाला प्रघ्राण क्षेत्र हो गया। अंदर में भी एक कैविटी पाई जाती है, नासिका कैविटी। वो कैविटी में क्या होता है, वहां से एक म्यूकस निकलता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। उस म्यूकस मेम्ब्रेन से जो चिपचिपा हल्का, जिसको हम सब नेटा के नाम हिंदी में बोलते हैं, नेटा, ये चिपचिपा पदार्थ जो है लिक्विड टाइप का, वो निकलता है। तो जब जो धूलकण वायु के छानने से बच जाता है वो वहां पहुंचता है, या जो भी हानिकारक जीवाणु पहुंच जाता है उसको भी क्या करता है, अपने में चिपका लेता है। और जब चिपक जाता है तो फिर उसके जब ज्यादा जीवाणु हो गया तो मतलब एक संकेत मिलता है कि खतरा है, तो ज्यादा मात्रा में निकलना, जैसे हमको सबको सर्दी वगैरह हो जाता है, तो वही कारण है कि जब लगता है कि शरीर को खतरा है तो उसका ज्यादा स्राव करने लगता है, और हम सब देखते हैं कि ज्यादा हम सबको ये लिक्विड पदार्थ नहीं करने लगता है। तो क्या करता है, काम क्या इसका, कि हानिकारक जीवाणु और धूलकण को अपने में चिपका लेता है। और उसके उसी के पास एक होता है ऑल्फैक्टरी रीजन। क्या होता है, प्रघ्रांत, ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन में क्या होता है, ये जो हम महक गंध जो महसूस करते हैं ये ऑल्फैक्टरी रीजन में ही होता है। तो जंतु जो है उसमें क्या होता है, खास कर मानव में तो ऑल्फैक्टरी कम होता है, उसका रीजन कम होता है, एरिया कम होता है, जिसके कारण सूंघने की शक्ति दूसरे जीव की अपेक्षा काफी कम होता है, ठीक है। अब जैसे कुत्ता वगैरह हो गया और ज्यादा उसको सूंघने की शक्ति ज्यादा होता है, मनुष्य में कम होता है, यही ऑल्फैक्टरी के कारण। तो क्या हो गया,
ये सूंघने वाला या गंध की पहचान करने वाला जगह है, पहचान की जगह। अब क्या है, अब नासिका से कहां गया, अब जो नासिका से जो हवा है, आप इधर आइए तो ये क्या हो गया, जब नासिका ये सारा अच्छा देखिए नेसल कैविटी, नोज हो गया, इसके बाद आगे जाइए तो क्या है, थ्रोट हो गया, तो इतना आपका अंदर वाला भाग गया, खाने वाला हो गया, ये टंग हो गया। अब इधर आइएगा तो ग्रसनी आता है, क्या है, ग्रसनी। और ग्रसनी जो है, ग्रसनी कहाँ खुलता है, तो देखिए ये हो गया लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या हो गया, स्वर यंत्र है। ये लैरिंग्स का काम है ध्वनि, क्या करता है, ध्वनि निकालना, क्या होता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स का काम है ध्वनि निकालना, ठीक है, ध्वनि निकालना ही लैरिंग्स का काम है। ये देख रहे हैं यहीं पे जो है इसको, और आगे चलिए का है लैरिंग्स। एपिग्लोटिस यही होता है। एपिग्लोटिस क्या होता है कि हमेशा अगर भोजन जब करते हैं तो एपिग्लोटिस श्वास नली को बंद कर देता है, ट्रेकिया को, रास्ता को बंद कर देता है, जिससे इसके अंदर जो है खाना को जो है कोई भी कण नहीं जा पाता है। संजोग से अगर हम कुछ और सोचते रहते हैं तो उस स्थिति में कभी कभी एक या कुछ कण जो है ट्रेकिया के अंदर घुस जाता है, श्वास नली में घुस जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो हमें खांसी आ जाती है, छींकें आ जाती है, खास कर खांसी आ जाए, खांस के जो है उसको कण को हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये खांसना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर ये खाना या भोजन का दाना हमारे ट्रेकिया में चला जाए तो हम बीमार पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उस फिर फेफड़ा में चला जाएगा। तो अब आगे आइए, ये है ट्रेकिया। अब ट्रेकिया क्या है, ये श्वास नली एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। उसमें सिलियरी में जो सिलिंट में ये पक्षाभिका होता है, और पक्षाभिका का काम क्या होता है, कुछ अगर अंदर चला गया या जीवाणु वगैरह सब चला गया तो हम छींक जो करते हैं, वो अंदर जो गए हुए कुछ जीवाणु है या कुछ कण है उसको भी निकालने के लिए हम छींक का जो है इस्तेमाल करते हैं। संकेत आता है ब्रेन से कि नहीं कुछ खतरा चला गया, उसको निकालो, तो हम ट्रेकिया से वही कर। ट्रेकिया में एक होता है अनकंप्लीट रिंग। ये क्या होता है, अनकंप्लीट रिंग, ऐसे तरह होता है कि ट्रेकिया में देख रहे हैं इसको, ये क्या उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, ये जो छोटा सा रिंग देख रहे हैं किसका बना होता है, उपास्थि, उपास्थि का बना होता है। ये उपास्थि जो है पूरा रिंग नहीं होता है, बल्कि इनकम्प्लीट रिंग होता है, सी आकार का रिंग होता है। क्या होता है ये सी आकार का रिंग, देखिए यह ना, ये इनकम्प्लीट रिंग। और ये इसलिए होता है ताकि सांस लेने और छोड़ने में जो है ये पूरा के पूरा सिकुड़ करके बैठ ना जाए, और उसको नली को बंद नहीं करते, इसीलिए कार्टेज होता है, अर्ध या उसको इनकम्प्लीट रिंग की तरह होता है। अब जब ये देखिए आगे जब जाता है तो ट्रेकिया दो भाग में बट जाता है, दो भागों में बट करके, क्योंकि हमारे पास कितना फेफड़ा है, दो फेफड़ा है। फेफड़ा के क्या है, दो भाग हैं, एक ये है और एक ये है। तो पहले अब क्या हुआ, ट्रेकिया दो भाग में बट गया। अब ट्रेकिया जब भाग में तो उसका भी कई ब्रांच हो जाता है, और उस ब्रांच को बोलेंगे ब्रोंकी या ब्रोंकाई, दोनों में से कुछ ही बोल सकते हैं। क्या ये ब्रोंकी, आपको यहाँ होगा, देखिए इन रिंग्स, राइट लंग हो गया, लेफ्ट लंग हो गया, अब ब्रोंकी लिखा तो होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका कहेंगे ब्रोंकी। क्या कहेंगे, ब्रोंकी, ठीक है। अब ये हो गया ब्रोंकी। ये जो मोटा वाला ये जो देख रहे हैं ट्रेकिया से जो निकला है, जो मोटा मोटा शाखा है, इस मोटी शाखा को देखो यहाँ है ब्रोंकी, ब्रोंकी हो गया। और जब ये और पतला हो जाता है ना, तो उसको हम ब्रोंकी के बाद ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, क्योंकि और छोटा हो गया। आप ब्रोंकियोल्स जाके कहां मिलता है, तो आप देखिए
ये जो है फेफड़ा के अंदर एक यहाँ वायु कोष जैसा है, सब फेफड़ा का लास्ट में जाकर के जो ब्रोंकियोल्स के लास्ट में होता है ब्रोंकियोली, क्या होता है ब्रोंकियोली, ठीक है। और वहीं पे होता है वायु ब्रोंक मतलब वायु से, उसमें वायु कुपिका होता है, उसको कोष्ठक कहते हैं, वायु कुपिका या कोष्ठक होता है। जो यहां देखिए ये क्या है, ये ब्रोंकोई हो गया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ठीक है। ब्रोंकियोल्स के बाद देखिए ये जो फुक्का की तरह बेलन के ये गोले गोले फुक्का की तरह है, उस फुक्के को हम क्या कहेंगे एल्बियोली, क्या कहेंगे एल्बियोली। क्योंकि उसी एल्बियोली में जो है हवा जाकर के भरता है और उसी एल्बियोली में जाकर के गैसों का एक्सचेंज होता है। ये करीब करीब 300 करोड़ करोड़ होता है। कितना होता है 300 करोड़ जो होता है, क्या क्या होता है वो एल्बियोली जो उसी में जो हवा भरा होता है, वहीं पे एल्बियोली में भी जो है कार्बन ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन संयोग करता है और वहां पे जो है CO2 को वो छोड़ देता है। अब देखिए ये तो ब्रोंकियल का हो गया। अब थोड़ा हम फेफड़ा के, यही फेफड़ा है, अब फेफड़ा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। फेफड़ा, फेफड़ा क्या होता है, फेफड़ा एक लचीला और मांसल भाग है। क्या है ये, लचीला, मांसल, लचीला, मांसल और गुलाबी रंग का, क्या है ये गुलाबी रंग का होता है, राइट। साथ ही साथ इसका आकार कैसा होता है, शंकु के आकार का, शंकु के आकार का, या आकार, या इसको हम त्रिभुजाकार भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा त्रिभुजाकार की तरह भी होता है, पूरी तो नहीं, ठीक है। अब ये है इसमें क्या होता है, तो जो धमनियां होती है, शिराएं होती है, इसके अंदर फुफ्फुसीय शिरा, क्या तेरी करोगे, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिराएं होती है, उसी में जो है हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ये हुई, तो दायां जो फेफड़ा होती है थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये क्या होता है, बड़ा तो होता है, और साथ ही साथ ये 3 लोब का होता है। इतनी बात हो गई, 2 फेफड़ा होता है। अब इसके बाद यहां एक डायफ्राम होता है, जैसे देखिए ये जो है डायफ्राम होता है, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो है नीचे की ओर आता है, और जब सांस हम छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, जिसके कारण ये होता है कि फेफड़ा का जो ये चारों ओर का आवरण जो होता है वो क्या होता है, अगर नीचे गया तो फेफड़ा का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, और जब वो डायफ्राम ऊपर गया तो फेफड़ा का आयतन जो है कम हो जाता है, वो फेफड़ा में जो ये जगह होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये डायफ्राम है। अब देखिए, ठीक है, डायफ्राम। अब ये फेफड़ा देख रहे हैं, ये फेफड़ा में जो है फ्लूरा, क्या ये प्लूरा, एक चारों ओर प्लूरा वाला कैविटी होता है, क्या होता है प्लूरा कैविटी है, और उसके चारों ओर एक झिल्ली बना होता है, उसको प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या कहेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो देख रहे हैं इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, क्या बोलता है, लिक्विड भरा होता है, जिसको फ्लूरा लिक्विड बोलेंगे। प्लूरा, प्लूरा लिक्विड, प्लूरा लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, ये प्लूरा लिक्विड क्या करता है, तो फेफड़े जो क्रमाकुचन संकुचन होता है और फैलता है, इस बीच में जो घर्षण होती है ऊपर वाले जो कवर के साथ, उस घर्षण को कम कर देता है। ठीक है, अब आपको इतना हो गया। चलिए मैं अब आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा कि गैसों का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, धन्यवाद।